नमस्ते और हमारे आज के इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति की दुनिया में अक्सर हम देखते हैं कि चीजें वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी सतह पर नजर आती हैं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जब बात भारत के खास राज्य की हो तो मतलब ये किसी सस्पेंस थ्रिलर से भी 2 कदम आगे निकल जाती है। आज हम जिस राज्य के राजनीतिक बिसात पर बात करने वाले हैं वो है हरियाणा। हरियाणा, जहां राजनीति कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। एकदम। हरियाणा की राजनीति हमेशा से अपने अप्रत्याशित मोड़ों के लिए जानी जाती है। यहाँ सत्ता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। मतलब अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि यहाँ कभी दल बदल की राजनीति ने रातों रात सरकारें बदल दी, तो कभी क्रॉस वोटिंग ने पूरी पार्टी लाइन को ही लाकर रख दिया। हाँ, और अगर हम उस मशहूर पेन बदलने वाले विवाद को याद करें। ओ हाँ, वो इंक वाला वाकया। बिल्कुल, उसी से हरियाणा की राजनीति का असली रंग समझ में आता है। जिन लोगों को याद नहीं है उनके लिए बता दूं कि 2016 के राज्यसभा चुनाव में 14 विधायकों के वोट सिर्फ इसलिए खारिज हो गए थे क्योंकि उन्होंने वोट डालते समय गलत रंग की स्याही वाले पेन का इस्तेमाल कर लिया था, जो कि बहुत ही अजीब था। बहुत अजीब था। ये एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर होने वाले पॉलिटिकल साबोटाज या कहें कि राजनीतिक तोड़ फोड़ की एक नई मिसाल पेश की थी। ऐसी घटनाओं से भरा है हरियाणा का राजनीतिक इतिहास। और आज हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो एक बहुत ही दिलचस्प और विस्तृत लेख है जिसका नाम है द हुडा क्रूसिबल, अ मास्टर क्लास इन हरियाणा पावर पॉलिटिक्स। आज हम इसी मास्टर क्लास के पन्नों में उतरेंगे और समझेंगे कि यहाँ असल में दांव पर क्या लगा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस राजनीतिक शतरंज की बिसात को बिछाना शुरू करें, एक बेहद जरूरी बात स्पष्ट करना चाहूंगी। हाँ, ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक विशुद्ध राजनीतिक विषय है, इसलिए हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, नेता या किसी विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पूरी तरह से तटस्थ हैं। एकदम। हमारा काम केवल और केवल इस स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों, विचारों और विश्लेषणों को निष्पक्षता के साथ सामने रखना है। मैं सहमत हूँ। राजनीति में भावनाएं अक्सर हावी हो जाती हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ धागों को सुलझाना है, किसी एक पक्ष का पलड़ा भारी करना नहीं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे मात्र एक राज्यसभा सीट का चुनाव हरियाणा के एक बेहद कद्दावर नेता के लिए राजनीतिक जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। इस लेख में एक बहुत ही मजेदार मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है कि यह चुनाव तय करेगा कि उनके लिए राजनीति में बल्ले बल्ले होने वाली है या फिर वो कल्ले कल्ले पड़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही सटीक हरियाणवी मुहावरा है स्थिति के लिए। बिल्कुल, मतलब या तो वो निर्विवाद किंगमेकर साबित होंगे या फिर राजनीति के मैदान में बिल्कुल अकेले खड़े रह जाएंगे। तो सबसे पहले चुनावी मैदान के गणित पर बात करते हैं। 2 राज्यसभा सीटें खाली हैं, लेकिन मैदान में 3 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी हाँ, और यही वो जगह है जहां से सारा गणित और रणनीति खेल शुरू होता है। 2 सीटें और 3 उम्मीदवार। अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की ओर से संजय भाटिया मैदान में है। ठीक है। दूसरी ओर कांग्रेस ने करमबीर बौद्ध को अपना उम्मीदवार बनाया है। और जो तीसरा नाम है जिसने इस पूरे चुनाव के सीधे साधे गणित को एक पेचीदा पहेली बना दिया है, वो है सतीश नांदल का, जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार है। हाँ, वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं, लेकिन उन्हें भाजपा का खुला समर्थन प्राप्त है। देखिए, एक मिनट, राज्यसभा का चुनाव तो आम चुनावों जैसा नहीं होता जहां सीधे जनता वोट डालती है। यहाँ तो विधायक वोट करते हैं। तो अगर 2 सीटें हैं और 3 लोग हैं तो इसका सीधा मतलब है कि किसी एक का हारना तो तय है। बिल्कुल। थोड़ा इस गणित को समझाएं कि यहाँ असल में आंकड़े क्या कह रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि भाजपा के उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत लगभग तय है। अच्छा। हाँ, राज्यसभा का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के तहत होता है। इसमें विधायकों को अपनी प्रेफरेंस बतानी होती है, यानी पहली पसंद कौन, दूसरी कौन। एक सीट जीतने के लिए एक तय कोटे के वोटों की जरूरत होती है। अब अगर हम विधानसभा के वर्तमान आंकड़ों को देखें तो संजय भाटिया के पास पहली सीट जीतने के लिए पर्याप्त विधायकों का आंकड़ा मौजूद है। मतलब पहली सीट का फैसला तो एक तरह से बिना लड़े ही हो चुका है। एकदम सही। सारा का सारा खेल और सारी बिसात तो इस दूसरी सीट के लिए बिछाई जा रही है।
असली लड़ाई, जो अब पूरी तरह से एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, वो इसी दूसरी सीट के लिए है, जहां करमबीर बौद्ध के सामने सतीश नांदल खड़े हैं। हाँ, और इसीलिए लेख स्पष्ट रूप से कहता है कि यह अब एक साधारण संसदीय प्रक्रिया या केवल वोट डालने की औपचारिकता नहीं रह गई है। तो अब इस दूसरी सीट के उम्मीदवारों पर थोड़ा बारीकी से नजर डालते हैं। हाँ, लेख का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख की बात करता है। यहाँ ये बताया गया है कि कांग्रेस ने करमबीर बौद्ध को मैदान में उतारा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं गर्म है वो ये है कि करमबीर बौद्ध को उम्मीदवार बनाने के फैसले में स्थानीय नेताओं से ज्यादा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और विशेष रूप से राहुल गांधी की बहुत अहम भूमिका रही है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो स्थिति की गंभीरता और दबाव दोनों समझ में आते हैं। पिछले लगभग 2 दशकों से हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। हाँ, उनका दबदबा तो है। बिल्कुल, चाहे वो पार्टी का संगठनिक ढांचा हो, विधायकों के टिकट का बंटवारा हो या फिर चुनाव लड़ने की जमीनी रणनीति हो, इन सब पर हुड्डा का ही नियंत्रण माना जाता रहा है। मतलब हरियाणा कांग्रेस को अगर हुड्डा का ही दूसरा नाम कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। सही कहा। और इसीलिए जब शीर्ष नेतृत्व अपनी पसंद के किसी उम्मीदवार का चयन करता है तो उस उम्मीदवार को जितवाने की पूरी जिम्मेदारी उस राज्य के सबसे कद्दावर नेता पर आ जाती है, जो कि इस केस में हुड्डा है। हाँ, ये चुनाव अब सिर्फ एक सीट हासिल करने का नहीं रह गया है। ये कांग्रेस संगठन और उसके नेतृत्व के बीच एक भरोसे की परीक्षा बन गया है। अगर करमबीर बौद्ध जीतते हैं तो यह साबित होगा कि हुड्डा का अपनी पार्टी पर पूरा नियंत्रण बरकरार है, और अगर हारते हैं तो इसे सीधे तौर पर हुड्डा की राजनीतिक पकड़ में आई गिरावट के रूप में देखा जाएगा। ये उनके लिए सच में एक अग्नि परीक्षा है। ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव है, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। लेख के अनुसार पर्दे के पीछे की राजनीति भी कुछ कम उलझी हुई नहीं है। इसमें उन दावों और अफवाहों का काफी जिक्र है जहां हुड्डा के राजनीतिक विरोधियों ने उन पर भाजपा के साथ सेटिंग करने का गंभीर आरोप लगाया था। हाँ, वो आरोप तो काफी चर्चा में रहे थे। बिल्कुल, आरोप ये था कि उन्होंने अपने ऊपर चल रहे कुछ कानूनी मामलों को हल्का करवाने के लिए अंदर ही अंदर सत्ता पक्ष के साथ कोई समझौता कर लिया है। हालांकि मैं श्रोताओं को याद दिला दूं कि इन आरोपों की कभी कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ये केवल राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं हैं, लेकिन देखिए, राजनीति में परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल होता है। जब ऐसे आरोप लगते हैं तो पार्टी के भीतर भी सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। स्वाभाविक है। लेकिन ये भी बताता है कि इन अफवाहों के बाद एक समय ऐसा आया जब ये चर्चा बहुत जोरों पर थी कि राहुल गांधी और हुड्डा परिवार के बीच संबंधों में काफी खटास आ गई है। एक तरह का ठंडापन आ गया था दोनों के बीच। बिल्कुल। लेकिन फिर राजनीति के इस ड्रामे में एक नया सीन आता है जिसने इन सारी अफवाहों का रुख मोड़ दिया। लेख में एक लंच डिप्लोमेसी का बहुत ही शानदार जिक्र है। हाँ, वो लंच कार्यक्रम, राजनीति में कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाया जाता। सही बात है। हाल ही में दिल्ली में हुड्डा निवास पर कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा लंच आयोजित हुआ। इसमें हरियाणा कांग्रेस के लगभग सभी विधायक शामिल हुए। मतलब एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन किया उन्होंने। बिल्कुल। इसने हाईकमान को एक बहुत ही स्पष्ट संकेत दे दिया कि तमाम अफवाहों के बावजूद हरियाणा में कांग्रेस की कमान आज भी हुड्डा के हाथों में ही है। तो उस एक लंच ने सारे राजनीतिक समीकरणों को फिर से हुड्डा के पक्ष में खड़ा कर दिया। जी, लेकिन इसी लंच ने उनके कंधों पर जिम्मेदारी का पहाड़ भी रख दिया। वो कैसे? क्योंकि अब कमान उनके हाथ में दिख रही है, तो इस चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलाना उनके लिए अपनी विश्वसनीयता को साबित करने की कसौटी बन गया है। अगर यहां चूक हुई तो आला कमान कहेगा कि आपके पास विधायकों का समर्थन तो था, फिर आप चुनाव कैसे हार गए। यहां आकर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि राजनीति के शतरंज पर चाल सिर्फ एक तरफ से नहीं चली जाती। अगर कांग्रेस अपनी बिसात बिछा रही है तो सामने से भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। एकदम सही। लेख इस बात पर जोर देता है कि हरियाणा में चुनाव सिर्फ गणित से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रणनीति से जीते जाते हैं। और उस मनोवैज्ञानिक रणनीति का नाम है सतीश नांदल, जो निर्दलीय उम्मीदवार है। हाँ, उन्हें सीधे भाजपा का उम्मीदवार न बनाकर निर्दलीय के रूप में मैदान में उतारना एक कई विश्लेषकों की नजर में भाजपा की एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल है। लेकिन अगर भाजपा को दूसरी सीट के लिए कुछ अतिरिक्त वोटों की जरूरत है तो वो सीधे अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारते? एक निर्दलीय पर दांव लगाने का क्या फायदा है? इसका सीधा सा जवाब विधायकों के मनोविज्ञान में छिपा है।
देखिए, एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए दूसरी पार्टियों के असंतुष्ट विधायकों से वोट मांगना ज्यादा आसान होता है। अच्छा, बजाय किसी पार्टी के आधिकारिक चेहरे के। बिल्कुल। अगर सतीश नांदेल सीधे भाजपा के टिकट पर होते तो कांग्रेस के विधायकों ने वोट देने से हिचकिचाते हैं। सीधे विरोधी पार्टी को वोट देना बगावत कहलाता है, लेकिन एक निर्दलीय और स्थानीय चेहरे के पीछे लामबंदी करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये कांग्रेस विधायकों को बगावत करने का एक सेफ पैसेज देने की रणनीति है। हाँ, और इसके अलावा लेख स्थानीय समीकरणों का भी गहरा विश्लेषण करता है। इसमें महेश कौशिक जैसे स्थानीय नेताओं और रोहतक क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। तो ये रोहतक का समीकरण इस चुनाव को कैसे प्रभावित कर रहा है? रोहतक ऐतिहासिक रूप से हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लेकिन कोई भी गढ़ हमेशा अभेद्य नहीं रहता। स्थानीय स्तर पर छोटे नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। महेश कौशिक जैसे नेताओं का इस खेल में शामिल होना ये दर्शाता है कि रोहतक बेल्ट में कांग्रेस के भीतर भी असंतोष है, जो टिकट की आस लगाए बैठे होंगे। बिल्कुल। और राज्यसभा चुनाव ऐसे असंतुष्ट नेताओं के लिए अपनी अहमियत साबित करने का सबसे सुनहरा मौका होता है। सतीश नांदल भी इसी इलाके से आते हैं, तो वो इन स्थानीय दरारों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा डर सामने आता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में उस इंक वाले विवाद के साथ किया था, क्रॉस वोटिंग। हाँ, वो डर तो हमेशा रहता है। लेख के अनुसार अगर कांग्रेस के विधायक एकजुट रहते हैं तो करमबीर बौद्ध आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन हरियाणा का इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। क्रॉस वोटिंग का मतलब है अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर गुप्त रूप से दूसरे को वोट दे देना। अब यहाँ एक और तकनीकी पेच आता है जिसे व्हिप कहते हैं। हाँ, पार्टी का जो सख्त आदेश होता है। जी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में वोटिंग गुप्त मतदान के जरिए होती है। विधायक कोई न कोई तकनीकी खामी निकालकर, जैसे गलत जगह टिक लगा देना या गलत स्याही का इस्तेमाल करना, अपने वोट को जानबूझकर इनवैलिड करवा सकते हैं, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता भी बच जाती है और पार्टी का उम्मीदवार भी हार जाता है। बिल्कुल, यही वो क्रॉस वोटिंग का डर है। कांग्रेस के विधायक हुड्डा से नाराज होकर या किसी दबाव में अपना वोट खराब कर सकते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम इतनी देर से रणनीति, लंच डिप्लोमेसी और क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे हैं। इस एक चुनाव का इन बड़े नेताओं के करियर पर क्या असर पड़ने वाला है? इस लेख में इस पूरे परिदृश्य को 3 अहम स्तरों में बांटकर समझाया गया है। पहला स्तर है कांग्रेस संगठन की एकजुटता की परीक्षा, कि क्या वो एकजुट हैं या बिखरे हुए हैं। हाँ। दूसरा स्तर है राहुल गांधी के फैसले की साख। अगर उनके द्वारा चुना गया उम्मीदवार हार जाता है तो शीर्ष नेतृत्व की समझ पर सवाल उठेंगे। और तीसरा स्तर राजनीतिक पकड़। और यहीं पर बात वापस उस बल्ले बल्ले और कल्ले कल्ले वाले मुहावरे पे आ जाती है। एकदम सही। लेख समझाता है कि अगर हुड्डा अपने विधायकों को एकजुट रखने में कामयाब हो जाते हैं और जीत दिला देते हैं तो यह उनके नेतृत्व की बहुत बड़ी विजय होगी। राज्य की राजनीति में उनकी स्थिति सबसे मजबूत हो जाएगी। इसी को बल्ले बल्ले कहा गया है। लेकिन अगर पासा उल्टा पड़ा तो, अगर क्रॉस वोटिंग हो गई, अगर ऐसा हुआ और कांग्रेस ये सीट हार गई तो ये कांग्रेस के लिए एक भूकंप से कम नहीं होगा। तब पार्टी के भीतर से ही ये सवाल उठने लगेंगे कि क्या हुड्डा के नेतृत्व वाला मॉडल अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है और आला कमान भी उनसे दूरी बना सकता है। बिल्कुल, यही वो कल्ले कल्ले यानी बिल्कुल अकेले पड़ने वाली स्थिति है। एक श्रोताओं के तौर पर यह समझना हम सबके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि सत्ता के गलियारों में चीजें कितनी नाजुक होती हैं। एक छोटी सी रणनीतिक चूक या एक क्रॉस वोट पूरे राज्य के राजनीतिक भविष्य को बदल सकता है। एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह। हाँ, ये दिखाता है कि असली राजनीति बंद दरवाजों के पीछे और विधायकों के व्यक्तिगत मनोविज्ञान में खेली जाती है। आज की इस चर्चा को समेटते हुए मैं उस लेख की आखिरी पंक्ति का जिक्र करना चाहूंगी। उस मास्टर क्लास लेख का निष्कर्ष एक बहुत ही कठोर सच्चाई बयां करता है। नेता को बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन एक राजनीतिक चूक उसे सियासत में अचानक अकेला भी कर सकती है। बहुत ही गहरी बात है ये एक लाइन अपने आप में पूरी सत्ता की राजनीति का सार समेटे हुए है। इससे एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। जब किसी राज्य की राजनीतिक संस्कृति में क्रॉस वोटिंग और निजी हित इस हद तक हावी हो जाए तो क्या पार्टी के प्रति वफादारी जैसी कोई चीज बचती है? ये सोचने वाली बात है। या फिर हर चुनाव सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का एक बड़ा बाजार बनकर रह गया है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी व्यवस्था की बुनियाद पर सोचने को मजबूर करता है। क्या हम सिर्फ नेताओं की रणनीतियों का मोहरा है
हम चाहेंगे कि सुनने वाले इस पर खुद गहराई से विचार करें। आज की इस गहन चर्चा में इतना ही। नई जानकारियों के साथ अपनी जिज्ञासा बनाए रखें, फिर मिलेंगे।